हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंथन स्मार्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, हम मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 1857 की क्रांति आज हम पढ़ने वाले हैं। तो 1857 की क्रांति जो है, कहा जाता है कि यहीं से जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है। तो अंग्रेज जो सैनिक होते हैं काफ़ी अत्याचार करते हैं और इसके क्या क्या रीजन रहे हैं, इस रीजन को हम देखते हैं। तो इसका जो रीजन है तो राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक धार्मिक है, सैनिक है, तत्कालिक है। अब राजनीतिक में क्या है, अब थोड़ा सा समझते हैं। राजनीतिक में डलहौजी की हड़प नीति थी। हड़प नीति ये थी कि उसमें ये कहा गया था डलहौजी के अकॉर्डिंग कि जिसका भी उत्तराधिकारी अगर नहीं होता है तो उसका साम्राज्य सरकार में मिला दिया जाएगा। तो ये जो था हड़प नीति, ये डलहौजी की हड़प नीति कही जाती थी। और इसमें क्या होता था, जैसे नाना साहब थे, कानपुर से नाना साहब थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके उत्तराधिकारी नहीं थे। जैसे नाना साहब जो थे वो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, यानी कि अडॉप्ट किए हुए थे। तो ये जो डलहौजी का नीति था, ये कहता था कि आप जो है अगर आपका उत्तराधिकारी नहीं है तो आप जो है अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये साम्राज्य जो है सरकार में मिला दिया जाएगा। इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनका भी जो एक पुत्र हुआ था तो उसकी डेथ हो गई, तो इन्होंने भी एक पुत्र को अडॉप्ट किया था, तो इस पर भी विरोध हुआ था। तो ये थी डलहौजी की नीति। और इसके अलावा आर्थिक में करों में इतनी वृद्धि थी कि बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता था। कई तरीके से किसानों को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो बहुत ज़्यादा करों में वृद्धि की जाती थी। और उद्योगों में पतन जैसे हमारे यहाँ जो था वो हस्तशिल्प जो है बहुत अच्छे से चलता था। तो जो हस्तशिल्प था इसका पतन कैसे हुआ, जो अंग्रेज थे यहाँ से कच्चा माल ले जाने के बाद यहीं का वहाँ पे मशीन से अच्छे से उसका मतलब प्रयोग करके उसके अच्छे वस्त्र बना देते थे। और जबकि जो हाथ के बुने हुए कपड़े हुआ करते थे वो थोड़ा सा मोटा भी होता था और वो नेचुरल रंग हुआ करता था। तो इस वजह से जो था कि वो कपड़े देखने में भी अच्छे नहीं लगते थे और हाथ का बुना हुआ होता था तो महंगा भी ज़्यादा पड़ता था। तो कितना भी कोई देशभक्त क्यों ना हो, जब अच्छा कपड़ा सस्ते में मिलेगा और भद्दा कपड़ा उससे महंगा, तो क्या करेंगे लोग कि उसको खरीदने लगेंगे, अच्छा कपड़ा सस्ते में खरीदने लगेंगे। इस तरीके से उन्होंने उद्योगों में पतन कर दिया और करों में तो वृद्धि कर ही दिए थे बहुत ही, और किसानों को भी कई तरीके से वो शोषित किए। 3 तरीके का कर किसानों में भी लगाया जाता था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और एक और था रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इस तरीके से मतलब उसमें लगाया जाता था। तो ईसाई प्रचार एक रीजन ये भी था कि वो लोग जो थे ईसाई का प्रचार करते थे और जो ईसाई धर्म को मानने लगते थे तो जो ईसाई धर्म को मानने लगते थे तो उसको ज़्यादा मतलब वेतन वृद्धि कर दी जाती थी, या फिर ईसाई धर्म को अगर एक्सेप्ट कर लेते थे तो उनकी वेतन वृद्धि कर दी जाती थी, उनके पदों में वृद्धि कर दी जाती थी। तो ये सारा रीजन था। इसके अलावा सैनिक में क्या था, सैनिक भी जो थे इससे संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसमें जो भारत और ब्रिटेन के यानी कि अंग्रेज के जो सैनिक का अनुपात हुआ करता था वो 5:1 हुआ करता था, यानी कि 5 भारतीय तो एक ब्रिटेन के। तो इस तरीके से 5:1 के अनुपात में सैनिक हुआ करते थे। और इनके वेतन में इतना ज़्यादा कमी था कि ये सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके अलावा ये लोग समुद्र के पार जाना क्या करते थे, उचित नहीं मानते थे या फिर अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे और इनको समुद्र के पार भेजा जाता था। तो कई सारे रीजन थे कि ये जो है सेटिस्फाइड नहीं थे। और सबसे तत्कालिक कारण कहें तो वो चर्बी युक्त कारतूस था।
जब उनकी जो बंदूक थी एनफील्ड, उसको चेंज करके एक दूसरी बंदूक लाई गई, तो उसमें जो है एक चर्बी युक्त कारतूस लगाया जाता था, और कारतूस जो हुआ करता था उसे मुंह से काटना पड़ता था। तो ये अफवाह सी फैल गई कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, जबकि उसमें सैनिक में मुस्लिम और हिंदू दोनों हुआ करते थे। हम जानते हैं कि जो गाय की चर्बी होती है वो हिंदुओं के लिए वर्जित होता है, और सूअर जो होता है वो मुस्लिमों के लिए वर्जित होता है। तो इस तरीके से उनको लगा कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये जो है धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये इनकी चाल है। तो इस पे तो बहुत ही ज़्यादा भड़क गए। तो ये सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि बस जो चर्बी युक्त कारतूस था, कारतूस की वजह से जो है ये युद्ध छिड़ गया, ऐसा नहीं था। इसके बहुत सारे रीजन थे। हर एक क्षेत्र में असंतोष फैला हुआ था, हर एक तरफ से शोषण किया जा रहा था। तो ये जो था बहुत ही ज़्यादा व्याप्त था। तो ये सिर्फ एक रीजन मानना गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहीं से स्टार्ट होता है, और जो चर्बी युक्त कारतूस होता है यही जो है चिंगारी का काम करता है। ठीक है, पहले से ही सब कुछ सेट था मामला, यानी कि इतना प्रताड़ित किया गया कर हर एक क्षेत्र में। तो क्या हुआ कि जब ये वाला कांड हुआ तो क्या होता है कि 10 मई को 1857 जैसे ही ये बात पता चलता है, तो बैरकपुर से जो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो बैरकपुर से जो मंगल पांडे जो थे वो 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, और जब इन लोगों को पता चला तो बिल्कुल आग बबूला से हो गए, और इनके विरुद्ध जो है बिल्कुल खड़े हो गए, और 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद जो इनके जो सैनिक थे उनको ये लोग छुड़ा के जेल को तोड़ के छुड़ा के 11 मई को ये दिल्ली पर कूच कर गए, यानी कि पहुंच गए। अब जब दिल्ली पहुंच गए तो 12 मई को क्या हुआ, जब दिल्ली 11 मई को पहुंच गए तो 12 मई को क्या हुआ कि ये दिल्ली पर अधिकार कर लिए। और उस टाइम जो दिल्ली के जो हमारे सेना थे, मुगल जो मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह दुत्ती थे। कौन थे? बहादुर शाह दुत्ती। और उनको क्या किया, बहादुर शाह दुत्ती को क्या किया कि वहाँ का नेता चुन लिया, और नेता चुनने के बाद जो है विरोध स्टार्ट कर दिया। हालांकि जो बहादुर शाह थे ये थोड़े से असक्षम थे और वृद्ध थे, इसलिए क्या हुआ कि जो मेन नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? बख्त खां कर रहे थे। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि बख्त खां क्यों कर रहे थे? तो वो वृद्ध थे और नेतृत्व करने में असमर्थ थे, इसलिए बख्त खां कर रहे थे। तो इस तरीके से हम जानते हैं। अब हम देखते हैं कि किस क्षेत्र में कौन विद्रोह किया और कौन से अंग्रेज सैनिक जो थे उसका दमन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारे खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो हम याद रखेंगे जो दिल्ली के थे, अभी हम लोग पढ़े थे दिल्ली के कौन थे? बहादुर शाह दुत्ती थे। और जो दमन करने वाले थे यहाँ पे वो कौन था अंग्रेज का? हडसन और निकलसन था। कौन था? हडसन और निकलसन था। इसी तरीके से लखनऊ के जो थी वो बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल थी। ये क्या की थी कि अपने बेटे को काजिर जो था उसको जो है छोटा था तो उसको जो है गद्दी पे बैठा दिया और खुद जो है इस युद्ध में झोंक दी खुद को। तो इसका जो दमन किया था वो कौन किया था? तो कैंपेबल ने किया था। किसने किया था? कैंपेबल ने किया था। और कानपुर से नाना साहब ने किया था। कौन किया था? नाना साहब का बचपन का नाम धोधूपंत था। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो हम याद रखेंगे इनका मूल नाम जो है धोधूपंत था।
और ये जो है यहाँ पे दमन कौन किया था, तो कैंपेबल ने किया था। हम जानते हैं नाना साहब को कि जो नाना साहब थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र थे, इसीलिए जो था अंग्रेजों की हड़प नीति यहाँ पे लग रही थी, क्योंकि वो कहते थे कि अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो साम्राज्य को सरकार में मिला दो। तो ये जो कि दत्तक पुत्र थे, दत्तक का मतलब एडॉप्ट किए हुए थे, तो इसलिए इस पे विरोध हो रहा था। तो कानपुर से कौन थे, नाना साहब, और ग्वालियर से कौन था, तो तात्या टोपे थे। कौन थे, तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का जो नाम था, मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं कि नाना साहब का क्या नाम था मूल, तो धोधू पंत, और तात्या टोपे का तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। और यही जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे, इनका विश्वसनीय मित्र जो था मान सिंह, इनकी हत्या करवा दी थी, पकड़वा दिया था धोखे से। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। और जो झांसी का जो दमन मतलब विद्रोह करने वाली थी, वो रानी लक्ष्मीबाई थी। हम जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई जो थी बचपन से ही इनको जो छोटे बच्चे होते हैं गुड्डों में रुचि ना होकर इन्हें तलवार चलाना अच्छा लगता था, तो बचपन से ही ये बहादुर थी। और जो है इनका 13 वर्ष की उम्र में ही झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई थी, और कुछ दिन बाद जो है गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद इनका भी एक पुत्र हुआ था, लेकिन वो पुत्र जो था वो उसकी भी डेथ हो गई। तो इन्होंने कहा, रानी लक्ष्मीबाई ने, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें अपना साम्राज्य नहीं देंगे। फिर क्या होता है कि इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और जब अडॉप्ट कर लिया तो उनके अनुसार ये हड़प नीति के विरुद्ध था। तो इसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह करने लगी और विद्रोह की। और उस टाइम जो था वहाँ पे दमन करने वाला कौन था, तो सर ह्यू रोज था। और सोचिए, जब विद्रोही तारीफ करें तो उसकी बात ही अलग है। सर ह्यू रोज ने कहा था, जब ये डेथ हो गई थी, इनकी पड़ी हुई थी रणभूमि में, तो इसने खुद ही कहा था, यहाँ पर सोई हुई जो औरत है वो मर्द के बराबर है। तो इस तरीके से ह्यू रोज ने कहा था, विरोधी ने तारीफ किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे किसने कहा था, तो सर ह्यू रोज ने कहा था। बिहार की तरफ से कौन था, तो बिहार में कुंवर सिंह थे, और वहाँ पे विद्रोह करने वाला कौन था, तो विलियम टेलर थे। कौन थे, विलियम टेलर थे। इलाहाबाद के कौन थे, इलाहाबाद के लियाकत अली थे। कौन थे, लियाकत अली। और दमन करने वाले जनरल नील थे। कौन थे, जनरल नील थे। और बरेली के कौन थे, तो खान बहादुर खान था। कौन था, खान बहादुर खान। और यहाँ पर भी कैंपेबल है। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं कैंपेबल ने कहाँ पर विद्रोह किया। तो अधिकतर जगह पे कैंपेबल ने ही किया है। लखनऊ में भी किया, कानपुर में भी किया, बरेली में भी किया। एक बार रिपीट मारते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने विरोध किया, और जो दमन किया वो हडसन और निकलसन ने किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया, और दमन कैंपेबल ने किया। कानपुर से नाना साहब ने किया, और दमन जो है कैंपेबल ने किया। और ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया, जो कि रामचंद्र पांडुरंग इनका बचपन का नाम था। ठीक है, इसी तरीके से झांसी का जो विद्रोह किया झांसी से, वो रानी लक्ष्मीबाई थी, और दमन करने वाला सर ह्यू रोज था। और बिहार से कुंवर सिंह थे, और दमन करने वाला विलियम टेलर था। इलाहाबाद से लियाकत अली, और दमन करने वाला जनरल नील। और बरेली से खान बहादुर खान, और दमन करने वाला कैंपेबल। तो इतना हम याद रखेंगे। तो इसको 1-2 बार वीडियो को पॉज करके रिवाइज करिए, याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। अब हम थोड़ा सा जानते हैं 1857 की क्रांति के क्या क्या परिणाम हुआ, क्यों असफल हुआ, क्या इसका स्वरूप रहा। फ्रेंड्स, असफलता तभी होती है जब हम कोई भी हमारा टारगेट ही नहीं होगा, हम संगठित ही नहीं होंगे, तो असफल होना तो तय ही होगा। यहाँ पे इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इनके साथ दमन किया गया था। तो ये लोग जो थे भावनावश तरीके से लड़े जा रहे थे। तो
इसमें संगठन का भी अभाव था। संगठन का अभाव ये था कि सैनिक जो है अपने लिए लड़े जा रहे थे, जो किसान थे वो अपने लिए लड़े जा रहे हैं, राजा जो थे अपने लिए लड़े जा रहे हैं। मतलब इसको संगठित ना होकर अपने अपने किसी एक रूप ना होकर अलग अलग जगह से सब ऐसे ही लड़े जा रहे थे। तो संगठन भी नहीं था और ना ही उचित इनका समर्थन करने वाला कोई था, कोई नेतृत्व करने वाला अच्छे से नहीं था और ना ही इनका कोई टारगेट दिख रहा था। बस जैसे ये शोषित हुए थे भावनावश तरीके से चले जा रहे थे परिस्थितियों के अनुकूल। तो असफल होना तो तय था, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स इस क्रांति ने अंग्रेजों को बता ही दिया कि अब हिंदुस्तान में जो है हम बिल्कुल पहले की तरह हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे परिवर्तन किया, जैसे कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया। इसका क्या परिणाम हुआ? कंपनी का शासन समाप्त हो गया। आए थे ये लोग 1600 में और कंपनी का शासन कब हुआ? खत्म हुआ 1858 में। फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे, कुछ लोग इस सेंस से कंपनी का सेंस अंग्रेजों से लगाते हैं, तो हमसे पूछा जाएगा कि कंपनी का शासन कब खत्म हुआ, तो हम थोड़ा सा अपना अगर लॉजिक लगाते हैं तो 1947 बताएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, जब वो भारत को स्वतंत्र करके गए थे, जबकि ये गलत हो जाएगा। हमारा जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उसके बाद ही 1858 में क्रांति का शासन समाप्त कर दिया गया और जो डलहौजी की हड़प नीति थी वो भी खत्म कर दी गई और सेना में जो 5:1 था, यानी कि 5 भारतीय 1 अंग्रेज, उसको भी बदल दिया गया और 2:1 कर दिया गया। तो काफ़ी परिवर्तन हुआ और उनको पता चल गया कि हाँ अब हिंदुस्तान में हम बिल्कुल अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। काफ़ी कुछ किए, ठीक है, लेकिन जो भी कुछ किए वो अपने अनुकूल किए, अपने लाभ के लिए किए, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं सोचते थे कि उनका इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अपने थोड़े से लाभ के लिए भारतीयों का जितना नुकसान होता था होने देते थे। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सब शुरू से ही पढ़ रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स पुस्तक लिखी गई बहुत सारी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? हमसे कई बार ये पूछा गया है। तो बी.डी. सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और 1857 कौन लिखा था? तो S.N. सेन ने लिखा था। S.N. सेन ने 1857 बुक लिखी थी। अब थोड़ा सा इसमें भी हम लोग आलोचना करते हैं कि इतिहासकार जो क्या क्या कह गए हैं तो कहाँ तक सही है, ठीक है। सर जॉन और लॉरेंस सीले ने कहा पूर्णतः सैनिक है। हम पढ़ने के बाद कहाँ से कह सकते हैं कि ये पूर्णतः सैनिक है? इसमें सिर्फ सैनिक कहाँ से विरोध कर रहे हैं कि राजा भी कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं, तो मतलब कई तरीके से, तो इसको हम पूर्णतः सैनिक नहीं कह सकते हैं, इसको हम पूर्णतः, लेकिन हम याद रखेंगे जिसने जो कहा है उस स्टेटमेंट को तो हम याद करेंगे ही, ठीक है, लेकिन हम अपनी आलोचना करके देख रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्या कहा था? स्वतंत्रता संग्राम कहा था। डिज़रायली ने क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह तब कहा जा सकता था कंप्लीटली जब ये संगठन होता, ठीक है। संगठन होने के साथ साथ ये हर एक क्षेत्र में विस्तार नहीं था, कई कई जगह तो अछूता ही रहा, तो कंप्लीटली भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे। और जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने कहा था ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। इसी तरीके से L.R. रोज ने कहा था ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध था ये। तो ऐसा भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि ईसाई धर्म न होकर ईसाई लोग जो है जीतते हैं, ईसाई धर्म न जीतकर ईसाई लोग जीतते हैं, ठीक है, तो ये भी उचित नहीं है। और T.R. होम्स ने कहा है कि ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। और सावरकर ने कहा था अपनी पुस्तक में, और अशोक मेहता भी इससे सहमत थे, क्या? राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा असफल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे संगठन का भी अभाव था, ना तो
उद्देश्य था इनका प्रॉपर। तो इस तरीके से ये जो है हमारा असफल हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ सुधार हुआ और लोगों के प्रति जागरूकता आई कि कितना हमारा शोषण हो रहा है। ठीक है, अब इससे थोड़ा प्रमुख बिंदु को हम याद कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उस टाइम जो थे ब्रिटेन के पीएम कौन थे? पाल्मस्टन थे। कौन थे? पाल्मस्टन थे। और गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। फ्रेंड्स, ये जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है इससे बहुत बार क्वेश्चन बनाया गया है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत बार, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। और मुगल सम्राट जो था वो कौन था उस टाइम? बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, जो कि दिल्ली में ये विरोध कर रहा था। ठीक है, चूँकि ये वृद्ध हो चुका था तो इसकी जगह पे इसका सेनापति वक्त खां जो है नेतृत्व कर रहा था। विद्रोह को दमाने के लिए जो नियुक्त सेनापति थे वो कौन थे? कैपेबल थे। ठीक है, और विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। जहाँ पर भी विद्रोह होना स्टार्ट हो जाता था कमल रोटी बांट दिया जाता था, इस तरीके से पता चलता था। तो इसका जो प्रतीक था वो क्या था? कमल और रोटी था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, और कुछ छूट रहा है तो उसको भी कमेंट में आप हमें बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से सब कुछ कराएं, ताकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।